Hello students and welcome back to the virtual class of Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Students, up to now we were understanding about the ancient people, that means the old people, that means हम ये कह सकते हैं हमारे पूर्वज के बारे में. We were studying about our ancestors, right? जिसे हम early human के नाम से भी जानते हैं. उसके बारे में हम सीख रहे थे. फिर लास्ट में हमारी बात यहाँ तक आई थी कि they became the farmers, right? तो सबसे पहले they were the हंटर्स एंड गैदरर्स, राइट, यानी कि शिकार करना, यानी कि शिकारी, और गैदरर्स यानी कि खाना इकट्ठा करने वाले लोग थे, राइट. आफ्टरवर्ड्स दे बिकम द फार्मर्स एंड द हर्डर्स, राइट. वो ऐसे लोग बने कि जो शिकार नहीं करते, खाना एक दूसरी जगह से कलेक्ट करके इकट्ठा नहीं करते, लेकिन वो ये लोग बने कि जिन लोगों ने खुद खाना उगाना सीखा. दे बिकम द फार्मर्स, राइट. और जितने भी जानवर थे कि जिसका मिल्क ले सकते हैं, राइट, या फिर जिसमें से हमें फूड मिल सकता है, उन सारे फार्मर्स को वो हर्डिंग यानी कि पालते थे. तो कैसे वो किसान और पशुपालक बने यानी कि फार्मर्स और हर्डर्स बने, उसके बारे में हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं, राइट. सो आज के सेशन में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि पहले तो हम शिकार करते थे, लेकिन फिर somehow we came to know that yes, we can farm and we can get the food, and then the availability of the food was not the issue. पहले क्या था, that between the seasons there was the problem related the availability of the food. हर अलग अलग सीजन में अलग अलग एरिया पे अलग अलग फूड मिलता था, राइट. तो कोई मान लो कोई पर्टिकुलर सीजन में कोई प्लेस पे हो कि जहां पे आपको फूड नहीं मिलता, सो यू हैड टू ट्रैवल. सो दे वर द ट्रैवलर्स टू, hunters gatherers, and they were the travelers. They used to change their settlements at each season, राइट. ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा होता होगा कि उन लोगों को हर सीजन में अपना सेटलमेंट यानी कि रहने का जो जगह है वो चेंज करना पड़ता होगा, क्योंकि एक जगह पे अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए, राइट. सो अगर मैं ये बोलूं तो भी गलत नहीं है कि जब वो फार्मर्स और हर्डर्स बने तब वो स्टेबल होना सीखे कि नाउ मैं जिस लैंड पे हूं वहीं पे रहूंगा, फिर भी मुझे खाना मिलता रहेगा. मैं फार्मिंग कर सकता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री खोल सकता हूँ, यानी कि एनिमल्स को पाल सकता हूँ, और उसमें से आई कैन गेट द मिल्क एंड एवरीथिंग सो दैट आई कैन कंज्यूम दैट टू एज अ फूड, राइट. तो फिर ये सिचुएशन आ गया, दे बिकम स्टेबल. सो हाउ डिड इट हैपन, तो वो समझने के लिए आपके एसबी के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट. जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एसबी 16 और 17 पे, जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11.3 एंड 4, राइट. उसका आंसर जैसे ही देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा, राइट. हम ये भी जानते हैं दैट वेराइटी ऑफ फूड ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट. अलग अलग जो वेराइटी है फूड की जो हमारे देश में अलग अलग जगह पे उगती है, वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है. वहाँ का आबो हवा कैसा है, यानी कि वहाँ की लैंड कैसी है, पानी का लेवल कैसा है, वहाँ की एयर कैसी है, राइट. वहाँ की लैंड में फर्टिलिटी क्या है, कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, कौन से टाइप के लैंड है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप डिसाइड होता है that this is the crop we are going to get from this farming, right. So it is completely dependent on the climate of that place, right. But however humans did not always grow their food, लेकिन ह्यूमन हमेशा से अपना फूड नहीं उगाते थे. तो after getting the answers of practice question number 11.3 and 11.4 we'll come to know that how humans became farmers and herders. ह्यूमन जो थे वो फार्मर्स और हर्डर्स कैसे बने, राइट. सो लेट्स सी द आंसर्स एंड क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द अर्ली ह्यूमंस थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इंसान को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि अपना खाना मुझे खुद उगाना है, राइट. मुझे खुद प्लांट्स को उगाना है, राइट. व्हाट मेड द अर्ली ह्यूमंस थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अर्ली ह्यूमंस को ये सोचना पड़ा कि मुझे जो प्लांट है वो अपने आप उगाना है, राइट. लेट्स सी द आंसर. व्हेन द अर्थ बिकम वार्मर, जैसे ही धीरे धीरे धरती गर्म होती चली, प्लांट सच एज व्हीट एंड बार्ले ग्रू नेचुरली. गेहूं और बाजरा जैसे जो प्लांट थे, राइट, वो नेचुरली उगे. सो द अर्ली ह्यूमंस कलेक्टेड दिस ग्रेन्स. अर्ली ह्यूमन ने इस ग्रेन को कलेक्ट किया, ये सारे जो दाने थे उन सारे दानों को उसने कलेक्ट किया, एंड ऑब्जर्व हाउ दे ग्रो. और उन लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि कैसे ग्रो होता है, ये कैसे हुआ, पहले तो था नहीं यहाँ पे. सो हाउ डिड इट कम अप इटसेल्फ, राइट.
ये कैसे हुआ, तो उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कैसे होता है, कैसे ये दाना जमीन में जाता है, राइट, फिर क्या होता है, बारिश होती है, पानी मिलता है, क्या होता है, कैसे अपने आप बाहर निकलता है, कैसे उसमें से दाने निकलते हैं। दे ऑब्जर्व इट, दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट फार्म। तो शायद ये ऐसा एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से उसको पता चला, अरे यार ये एक दाना था, ये दाना वहां पे जमीन पे गिरा, जमीन में दब गया, दबने के बाद वहां पे पानी गिरा, राइट, फिर ऑटोमेटिक उसमें से प्लांट निकल रहा है, और उस प्लांट को धीरे धीरे ग्रो होते देखा तो उसमें से बहुत सारे दाने निकल रहे हैं, राइट। तो ये तो अपने आप उगता है और खाया भी जा सकता है, राइट। तो अगर इनमें से कुछ दाने में खाने के लिए रख लो और कुछ को उगा दो तो वापस उगेगा, तो वापस मुझे खाना मिलेगा, तो यार मैं अपना खाना खुद यहाँ से पा सकता हूँ। ऐसे ही कुछ सोच आई होगी अभी ह्यूमन के दिमाग में, और शायद ये हो सकता है कि इसी वजह से वो फार्मर्स बने, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक grain bearing grasses such as wheat and rice began to grow in greater quantities around 12,000 years ago? अगर आप ये सोचते हो तो ये क्यों सोचते हो कि ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस, ऐसे घास के जिसके अंदर से ग्रेन्स मिलते हैं यानी कि अनाज मिलता है, जैसे कि व्हीट और राइस, राइट, वो 12,000 साल पहले बहुत ही बड़ी मात्रा में उगने लगे, ऐसा क्यों? तो ये देखते हैं कि grain bearing grasses such as wheat and rice began to grow in greater quantities around 12,000 years ago. ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस जो भी है यानी कि ऐसे घास, ऐसे पौधे कि जिनमें से बहुत सारा अनाज मिलता है, जैसे कि गेहूं और चावल, राइट, दोज ग्रासेस बिगन टू ग्रो इन ग्रेटर क्वांटिटीज अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। 12,000 साल पहले वो बहुत ही बड़ी मात्रा में उगने लगे, बिकॉज क्योंकि द अर्थ बिकेम वार्मर, क्योंकि धरती जो थी वो थोड़ी गर्म हो गई थी। A warmer climate is more suitable for the growth of such grain bearing plants. और थोड़ा गर्म क्लाइमेट जो होता है यानी कि थोड़ी गर्म जो आबो हवा होती है वो बहुत ही सुटेबल है ऐसे ग्रेन बेयरिंग प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए। सो दैट वाज द रीजन ऑफ बीइंग सो, राइट। सो दिस इज हाउ we might think that this is how the human got the art of the farming, right? अभी फार्मिंग किया तो फिर धीरे धीरे उसको ये भी पता चला कि नहीं यार, फार्मिंग करने के लिए तो हमें जमीन में से सब निकाला, अभी खुद से खींचना पड़ता है, एंड देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच कैन अंडरस्टैंड द कमांड्स, या फिर जिसके ऊपर हम कमांड चला सकते हैं। सो अगर ऐसा कोई एनिमल है तो उस एनिमल को अगर मैं अपने पास बांध के रख दूं और उसके साथ कुछ जुगाड़ करके कुछ ऐसी चीजें बांध के अगर मैं उसको, ये जो पूरी जमीन है उसमें इसको फेंक दूं, तो ये सारी जो एक्स्ट्रा झाड़ियां पत्तियां हैं वो सब निकल जाएगी। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट माइट बी द आइडिया बिहाइंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। शायद ऐसे हम एनिमल्स को पाल सकते हैं, और ऐसे शायद आइडिया होगा ह्यूमन को एनिमल्स के लिए, राइट। एनिमल रेयरिंग के लिए शायद ये भी एक आइडिया उसको मिला हो that the cow and the buffaloes and the goats, we can get the milk out of it and it can be drunk. So शायद इसके लिए हमें इसे पालना चाहिए। That might also be the idea, right? So anyhow the idea came into humans' mind. So at first they became the farmer and they became the herders, right? The animal herders. So पहले हम कैसे जानते थे अर्ली ह्यूमन को? The hunters and the gatherers. अब उसको क्या जानेंगे? The farmers and the herders. And this might be the situation how the farming and herding of the animal might have been started, right? So going further, there are certain questions that what do we mean by the domestication? Domestication यानी क्या है? Second question is, what are the criteria based on which people choose plants for domestication? ऐसे कौन से क्राइटेरिया होंगे कि जिसके हिसाब से लोग अपने प्लांट्स जो है उसको डोमेस्टिकेशन के लिए चूज करेंगे? एंड थर्ड, आर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से अलग हैं, राइट? तो हमें ये एग्जाम्पल के साथ समझाना है, राइट? तो ये 3 क्वेश्चन को अगर हम समझेंगे तो आज का टॉपिक हम ठीक से समझ पाएंगे और वही हमारे सेशन का एंड होगा।
Right, so let's move to the next slide and let's understand all these three questions. So students, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिकेशन, यानी कि डोमेस्टिकेशन यानी कि क्या. डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. डोमेस्टिकेशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर लोग प्लांट्स को उगाते हैं और एनिमल्स को पालते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका लुक आफ्टर करते हैं, उसे हम डोमेस्टिकेशन कहेंगे. यानी कि बेसिक जो फार्मर्स अभी कर रहे हैं, बेसिक जो फार्मर्स अभी कर रहे हैं उसे हम डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं. राइट, कि जो प्लांट्स को उगाए और उसके साथ साथ एनिमल्स को भी पाले, उसका भी ख्याल करें. दैट इज डोमेस्टिकेशन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच पीपल यूजुअली चूज प्लांट्स फॉर डोमेस्टिकेशन. ऐसे कौन से क्राइटेरिया है कि जिसके हिसाब से, जिसके आधार पे लोग पालने के लिए और ग्रो करने के लिए प्लांट्स को चूज करते हैं. राइट, सो पीपल सिलेक्ट दोज प्लांट्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. लोग वो प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं कि जो जल्दी से बीमार ना हो, यानी कि उस प्लांट को जल्दी से कोई डिजीज ना लगे. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. लोग उसके हिसाब से भी प्लांट चूज करते हैं कि जो प्लांट बड़ी साइज में, यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर अनाज दे पाए और उसके जो डालियां है वो इतनी स्ट्रांग हो कि जो पके हुए ग्रेन का वजन है वो उठा सके. उस हिसाब से ये दो क्राइटेरिया है. सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो प्लांट को कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज दैट द स्टॉक्स मस्ट बी स्ट्रांग इनफ and capable of bearing the weight of the ripe grain, as well as it must yield the large size grain. Right, and the third question was, are domesticated plants and animals different from wild plants and animals? क्या पाले हुए जानवर और पाले हुए जो प्लांट, यानी कि उगाए हुए जो प्लांट है, यानी कि इंसान के नीचे, इंसान के पास, इंसान जिसका ख्याल करता है, वो प्लांट और एनिमल जंगल में जो है वो सारे प्लांट और एनिमल से कैसे अलग है. राइट, यानी कि हम कौन से, यानी कि मान लो कि हम गेहूं, बाजरा, राइस, ये सब हम उगाते हैं, तो जंगल में मिलते प्लांट से वो डिफरेंट कैसे हैं. उसके अलावा हम जिस एनिमल्स को पालते हैं, यानी कि बैल है, गाय है, भैंस है, बकरी है, वो जंगल में रहने वाले एनिमल से कैसे अलग है, ये हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है. राइट, सो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रेजुअली बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. अगर हम ध्यान से देखें तो धीरे धीरे पाले हुए जानवर और उगाए हुए जो प्लांट्स है वो वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स से अलग हो जाते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. अगर एनिमल्स की बात करें तो उसके दांत और उसके सींग के हिसाब से अगर देखें तो जंगली जो जानवर होते हैं उसके दांत और सींग जो है वो पालतू जानवरों से काफी मात्रा में बड़ी साइज में देखने को मिलते हैं. राइट, तो ये है डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. राइट, तो स्टूडेंट्स आज के दिन में हमने ये सीखा दैट हाउ द आइडिया ऑफ द फार्मिंग केम फॉरवर्ड. फार्मिंग का आइडिया हमें कैसे मिला, हाउ डिड वी गो टू दैट प्लेस. राइट, और डोमेस्टिकेशन क्या है, यानी कि प्लांट को खुद उगाना और उसके साथ जानवरों को पालना वो क्या है. राइट, वो हमने आज की डेट में सीखा. आज के टॉपिक में बस इतना ही था. नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ इसमें और आगे सीखेंगे. तब तक आज का सेशन यही तक है. अभी ये जो 3 क्वेश्चन है जो हमने अभी सीखा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, यही सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आपको मुझे लिखकर होमवर्क में भेजना है. राइट, सो बहुत ही सिंपल होमवर्क है जो सिर्फ इसमें से देखकर ही करना है. सो डू इट रियली वेरी वेल, अच्छे हैंडराइटिंग में करना, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया, यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट मी एनी टाइम यू वांट. राइट, बट दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय. सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर होमवर्क. थैंक यू.